वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड पार्ट रिवीजन नोट्स। इसमें हम छठे एक्सरसाइज से लेकर 12वें एक्सरसाइज तक करेंगे। सबसे पहले आपको आकृतियाँ की कौन आकृतियाँ सर्वांगसम होती है और कौन आकृतियाँ समरूप होती है, और समरूप त्रिभुजों के बारे में, जिसमें से आपको थेल्स प्रमेय का विलोम, त्रिभुज की कसौटियाँ से संबंधित प्रश्न को दिया गया है। यहाँ पे आपको कौन समरूपता, भुजा समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता संबंधित प्रश्न कुछ हम लोग करेंगे। उसके बाद है पाइथागोरस से संबंधित और समरूप त्रिभुज के भुजाओं के क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होते हैं, और पाइथागोरस तथा पाइथागोरस के विलोम संबंधी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सर्वांगसम किसे कहते हैं। तो सर्वांगसम वैसे आकृतियां जो समान आकार और समान आमाप का हो, मतलब जिनकी आकार और आमाप की जो एक दूसरे पर रखने के बाद पूरी तरह से ढक दें, तो उसे हम सर्वांगसम आकृतियां कहेंगे। और वैसी आकृतियां जो समान आकार का तो हो परंतु उनके आमाप समान ना हो, तो उन्हें हम सिमिलर या समरूप आकृतियां कहेंगे। जैसे जिस वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है वो सर्वांगसम आकृतियां होती है, क्योंकि उनको एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो एक दूसरे को ढक लेंगे। वैसे ही किसी वर्ग की अगर भुजा समान होगी तो वो सर्वांगसम आकृतियां होगी। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं अगर समान हो तो वो भी सर्वांगसम आकृतियां होंगी। परंतु अगर कहा जाए तो प्रत्येक वर्ग या प्रत्येक वृत्त या प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप आकृतियां होती ही हैं, चाहे उनका भुजा समान हो या ना हो। जैसे यहाँ पे आपको जो आकृतियां दिख रही है, जैसे दो वृत्त, ये दोनों समरूप हैं, मतलब एक ही जैसा रूप है परंतु सर्वांगसम नहीं है। जबकि ये दोनों को अगर देखें, 2-2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, ये दोनों सर्वांगसम भी है। ये दोनों वर्ग समरूप है परंतु सर्वांगसम नहीं। अगर यहाँ पे देखें इन दोनों त्रिभुज का, तो एक बड़ा एक छोटा है। वैसे ही ये दोनों आकृतियों को देखें तो हम कह सकते हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ, मतलब जिनकी आकृति और आमाप दोनों बराबर हो, समरूप होती है। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, मतलब सभी सर्वांगसम समरूप होती है परंतु सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं। ठीक है, सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। हमें पढ़ना है त्रिभुज की समरूपता। तो चलिए बात करते हैं। त्रिभुज की समरूपता की 2 कसौटियां हैं। पहला कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, और दूसरा उनकी भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए। अगर त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं तो इसके लिए जरूरी है कि कोण A कोण D के, कोण B कोण E के और कोण C कोण F के बराबर हो, तथा इनके भुजा AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि समरूप ये त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ये आपसे पूछा जाता है, ये दोनों शर्त, इसको आप सिंबॉलिक में ऐसे, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि समरूपता की कसौटियां लिखें तो ये पूरे के पूरे आप लिख दें। कैसे कि पहला, उन समरूपता की 2 कसौटियां हैं, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। जैसे 2 त्रिभुज बना लिए और दोनों के कोण को बराबर दिखा दिए और उनके भुजाओं को अनुपातिक दिखा दिए, तब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के समरूप है, और ये समरूपता का साइन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समरूपता से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि ये इससे रिलेटेड प्रश्न आपको कैसे आएंगे। सबसे पहला है आधारभूत समानुपता प्रमेय, जिसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। यह प्रमेय कहता क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर तथा अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। याद रखें, एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य भुजाओं को 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती हो, तो वो उसे एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है उन 2 भुजाओं को। जैसे आप अगर देखें, यहाँ ABC जो त्रिभुज है, इसमें BC के पैरेलल DE खींचा गया है, तो DE पैरेलल BC है, तथा हम थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि
ए डी बट्टा बी डी, बी डी बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी। इससे रिलेटेड प्रश्न कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ आप देखिए इस फिगर में ए बी सी आपको यहाँ पे डी ई दिया गया है पैरेलल 7.2 है, इसका मतलब ए डी बट्टा 7.2, चूँकि आपको ए डी निकालना है तो ए डी बट्टा 7.2 बराबर 1.8 बट्टा 5.3। अगर यहाँ देखिएगा तो 3 से कट जाएगा और ये कट जाएगा 2.4 से, ठीक है। ये कितना से कट गया 2.4 से, ये तिरछा गुना हो गया तो AD का मान कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इससे रिलेटेड आपको कैसा प्रश्न आएगा, आप आसानी से बना सकते हैं। कभी ये 2 मार्क्स में भी और कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। आगे थेल्स प्रमेय के कोर मतलब उप प्रमेय, तो ये उप प्रमेय कैसे बनता है कि आप ऐसा ही नहीं कि केवल इन AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC ही होगा, इसके अलावा भी और भी कुछ हो सकता है। जैसे अगर हम एक साइड की एक भुजा के जिस टाइप का अनुपात लेंगे दूसरे साइड भी हमको बिल्कुल वैसा ही अनुपात लेना है। जैसे AD बट्टा BD बराबर होगा AE बट्टा AC। देखिए AD बट्टा DB बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं AD बट्टा BD, तो ये वाला तो वैसा ही है तो AE बट्टा EC हो जाएगा। परंतु अगर आप ऐसा कहें कि AB बट्टा AD, AB मतलब पूरा के पूरा AB बड़ा वाला और क्या AD छोटा वाला, तो आपको इधर से भी वही लेना है, बड़ा वाला AC और छोटा वाला, चूँकि इधर आप क्या लिए हैं AD लिए हैं तो AE ले लीजिए, क्या ले लीजिए AE ले लीजिए। तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको चलना है। जैसे अगर इधर से एक भुजा का हम AB बट्टा DB लिए, क्या लिए AB बट्टा DB लिए, तो हमको हो जाएगा AC बट्टा EC हो जाएगा। वैसे ही अगर हम DB बट्टा AB लिए, DB बट्टा AB, तो हमारा हो जाएगा EC बट्टा AC। तो इस हिसाब से आपको दाएं बाएं, तो दाएं में जिस टाइप का अनुपात लें उसी टाइप का बाएं में लें, मतलब बाएं और दाएं भुजाओं का अनुपात उसी क्रम में होना चाहिए जिस क्रम में आपने लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं, उसी क्रम में राइट हैंड साइड, और उसके बाद आप थेल्स प्रमेय से आसानी से बना सकते हैं। आगे थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है तो वह तीसरी रेखा के समानांतर होगी। वही चीज़ है थेल्स प्रमेय का विलोम। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है तो तीसरी भुजा की क्या होगी, समानांतर होगी। जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है AB AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC, ये पहले आपको दिया हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा BC पैरेलल होगा DE के या DE पैरेलल होगा BC के। तो यहाँ पे आपको जब अनुपात दिया रहे और बताना रहे कि क्या ये पैरेलल है, यहाँ पे F है तो EF के, तो क्या हो जाएगा PQR में EF जो है क्या PQR के पैरेलल है। तो आप देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है PE बट्टा EQ निकालना है, मतलब 3.9/3, ठीक है। तो ये आ गया 1.3, वहीं PF बटा FR तो ये आ गया 1.5। इसका मतलब है ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये समानांतर नहीं है। तो समानांतर के लिए हम लोग क्या करेंगे आप समझ गए होंगे। आगे है दोस्तों कि यदि किसी त्रिभुज की समरूपता कसौटी, पहला कहता है यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाओं एक ही अनुपात में होते हैं और इसलिए त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी अगर कोण बराबर दिया हुआ है तो भुजाएं बाय डिफॉल्ट अनुपात में होंगे और वो त्रिभुज समरूप होंगे। यही चीज़ कहता है यदि एक त्रिभुज की दो कोण भी बराबर हो तो भी वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जैसे ही दो कोण बराबर है और हमें पता है कि तीनों कोणों का योग निश्चित होता है, तो दो कोण जब बराबर है तो इसका मतलब है कि तीनों कोण बराबर है और इसलिए वो क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। तो समरूप त्रिभुज में आप कोण को बराबर ढूंढिएगा, आपको आसानी से मिल जाएंगे। कहता यदि दो त्रिभुज के एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती हो, मतलब समान अनुपात में हो, तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए त्रिभुज के
दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को हम भुजा 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 या ट्रिपल एस कसौटी कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिया गया है, ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। आगे है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। क्या है, यदि एक कोण और दो भुजाएं अनुपात, उनके जो बनाने वाली भुजाएं हैं, जैसे आप ए को देखें तो ए और डी के अगर बराबर हो और इनके भुजा ए बी डी के और ए सी डी एफ के बराबर हो, मतलब अनुपातिक हो, तो ये त्रिभुज भी समरूप होंगे। और इस कसौटी को हम क्या कहते हैं, एस ए एस कसौटी कहते हैं। तो इस हिसाब से आप यहाँ 4 कसौटियाँ देख लिए। अब इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे आते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद करे, तो आप बताइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा। तो सबसे पहले तो हम प्रश्न अनुसार क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, जहाँ पे ए बी के पैरेलल कौन है, डी सी है, और ओ पे इसका विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जैसा है वैसा लिख दिए। यहाँ पे अगर गौर से देखें तो डी ओ सी मतलब ऊपर वाला, और सबसे पहले कौन सा त्रिभुज पकड़े हैं, 2 त्रिभुज आमने सामने वाला पकड़ लिए हैं, डी ओ सी और बी ओ ए। ये दोनों त्रिभुज में देखें तो डी ओ सी बराबर है बी ओ ए के, जो कि शीर्षाभिमुख कोण है। वैसे ही ए बी बराबर ए बी समानांतर क्या है, सी डी है, ए बी समानांतर सी डी है। और हमें पता है कि ये दोनों को एक तिर्यक रेखा काट रही है ना, एक तिर्यक रेखा काट रही है। कौन, अगर हम देखें ओ सी डी, इसके लिए ए सी आपको तिर्यक रेखा मिल जाएगा, तो ये कोण भी बराबर हो जाएगा एकांतर कोण होने से। वहीं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज, चूंकि 2 कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। और जैसे ही समरूप होता है तो भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ डी बटा ओ बी, चूंकि इस कोण के सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये इस त्रिभुज में, तो ओ डी बटा ओ बी बराबर हो गया ओ सी बटा ओ ए। और यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है दोस्तों, आगे है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रश्न। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इसका मतलब है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात ए बी स्क्वायर बट्टा डी ए स्क्वायर, मतलब इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर दिया गया है। बी सी स्क्वायर बट्टा ई एफ, ए सी स्क्वायर बट्टा डी एफ। यहाँ पे एक प्रश्न भी है, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है, भुजाएं 4:9 है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो 16:81। कभी कभी इसी क्वेश्चंस को पलट के भी पूछा जाता है, तो आप उसको घबराएं नहीं। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ और उनके क्षेत्रफलों कितना है, 64 और 121 है। यदि ई एफ बराबर कितना है, 15.4 है, तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए। और हमें पता है कि क्या है, बी सी बटा ई एफ का, बी सी का स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सबका मान रख देंगे, स्क्वायर को क्या कर देंगे, दूसरे साइड लेके जाएंगे तो किस में चल जाएगा, रूट में। और 64 और इसका तो हो गया 8 बटा कितना, 11, किसके बराबर, बी सी बटा ई एफ के बराबर 8 बटा 11। तो बी सी का मान तो ई एफ का मान तो दिया हुआ है कितना, 15.4, तो 15.4 जैसे ही रख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ठीक, बी सी बराबर काट के हमें आया 11.2। आगे है पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल ए बी सी में बी कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या है, ए सी स्क्वायर। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री, तो सिद्ध करना है क्या कि ए बी स्क्वायर बराबर 2a
तो जैसे ही हमें पता है कि पाइथागोरस क्या होता है, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए सी, चूंकि समद्विबाहु है तो हम क्या लिख देंगे, बी सी के जगह पे भी क्या लिख देंगे, ए सी लिख देंगे, और बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। आगे पाइथागोरस का विलोम आपसे पूछा जाता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी ये जब भी आपको ये फॉर्म दिया रहे पाइथागोरस वाला कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, तो एंगल बी का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इससे रिलेटेड प्रश्न आपको कैसे पूछे जाते हैं कि अगर त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी दोनों भुजाएं बराबर है, तो हमें पता है क्या होता है, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, तो सिद्ध करना है क्या कि ट्रायंगल ए बी सी समकोण त्रिभुज है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी बराबर बी सी दिया है और ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर ये भी दिया हुआ है। तो हमें तो पता है ना कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर और ए सी बी सी बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ये पाइथागोरस है और पाइथागोरस का विलोम से क्या हो जाएगा, ये ऐसा तभी संभव है जब कोण सी कितना हो, 90 डिग्री हो। अतः हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। अगले पार्ट में आते हैं, अगला चैप्टर है आपका नियामक ज्यामिति। इससे रिलेटेड रिविजन्स कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहले आपको है कि त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं। याद रखें, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं किस चीज के, त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु। माध्यिका किसको कहते हैं, अगर सामने वाले शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, और इस केंद्र को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक बराबर भी होता है, एक फार्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और बाई के मान के लिए, बाई नियामक के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3/3। आगे x अक्ष के डिस्टेंस, x अक्ष पर के मान को भुज कहा जाता है। x अक्ष पर के मान को क्या कहा जाता है, मतलब अगर आपको 5 और 2 है तो ये 5 भुज हो गया, और ये बाई के मान को कोटि कहा जाता है। याद रखें, x अक्ष पर किसी बिंदु का जो नियामक होगा, x अक्ष पर जो नियामक होगा, नियामक मतलब वो, ठीक, x अक्ष पे, तो x का मान तो कुछ भी हो सकता है, परंतु बाई का मान ऑलवेज शून्य होगा। ठीक है, तो x अक्ष का समीकरण कितना होता है, तो बाई बराबर 0 होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बाई अक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो बाई अक्ष के मान को, बाई अक्ष के मान को, ये लंबे वाले को बाई अक्ष कहते हैं, तो बाई अक्ष के मान को कोटि कहते हैं। बाई अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक जो होता है वो क्या होता है, बाई 0 मतलब 0 बाई होता है, चूंकि x को पहले और बाई को बाद में लिखा जाता है। बाई अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, चूंकि x का मान 0 होता है ना, तो बाई अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा। आगे है आपका दोस्तों कि दो बिंदु अगर p x1 y1 दिया हो और q x2/2 दिया हो तो इनके बीच की दूरी pq बराबर हो जाएगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे मूल बिंदु से अगर किसी का, तो चूंकि इसमें से एक 0 हो जाएगा, तो जैसे ही वो 0 हो जाएगा तो हमारा मूल बिंदु से डायरेक्ट दूरी क्या हो जाएगा, √x² प्लस बाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आप x वाले को घटाकर या x वाले का अंतर निकाल कर स्क्वायर कर दीजिए और बाई वाले का अंतर निकाल कर स्क्वायर कर दीजिए, आपका आसानी से निकल जाएगा। आगे है दोस्तों कि तीन बिंदु ए बी सी संरेख होंगे, तो इसका मतलब है कि जब ए बी और सी ये तीनों का नियामक भी होगा तो संरेख होंगे, तो ए बी सी, तो ए बी का जो मान होगा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा। और हमें पता है दो बिंदु अगर दिया हो, इसका नियामक दिया हो, तो हम दूरी सूत्र निकाल लेंगे। तो दूरी सूत्र से हम बारी बारी से ये तीनों पार्ट निकालेंगे और इसको हम ऐसा कर देंगे, तो जैसे ही ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आएगा, इसका मतलब है हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, क्योंकि ऊपर नीचे होता तो इनका जोड़ बराबर नहीं आता। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल को चूंकि लंबा होता है, इसको याद करने के लिए बहुत ही शॉर्टकट है, आपको x1 x2 x3 लिख देना है। और आप देखिए 1 2 3 मतलब अंदर तो बाई रहेगा ही, इतना याद रखिए, बाई 2 बाई 3 बाई 3 बाई 1, ठीक है, बाई 1 बाई 2, तो जहाँ खत्म होता है वहीं शुरू होता है। ठीक है, और आसानी से आप इस क्षेत्रफल को 1-2 बार थोड़ा लॉजिक लगा के याद कीजिए, आपको कभी भूलिएगा नहीं, एग्जाम के वक्त तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2
ये मोड रहता है, मोड, ठीक है, मोड मतलब चूंकि अंदर माइनस में भी आए तो वो प्लस में, चूंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होगा इसलिए। तो x1 x2 x3 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है देख लिए। उसके बाद y2 y3 y3 y1 y1 y2। अब देखिए 2 3 3 1, मतलब ये एक है तो फिर एक से ही शुरू है ना, ठीक है। तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तो ये आप 1 2 3 वाले में इस टाइप से रिपीट मारिएगा और आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लिख के देख लें एक बार खुद से इस फार्मूले को। यदि बिंदु ए बी सी एक रैखिक है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। आगे है दोस्तों विभाजन सूत्र। तो अगर कोई बीच का नियामक निकालना हो और इसका अनुपात दिया हो m1 m2, तो आपका क्या हो जाएगा, इसके x नियामक के लिए क्या हो जाएगा, x नियामक के लिए आपका हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। उसी टाइप से y नियामक क्या हो जाएगा, ये mn के फॉर्म में आप सीखे होंगे, यहाँ पे m1 m2 दिया गया है, तो क्या है y1 m2 प्लस y2 m1 m प्लस m1 प्लस m2। आसान हो गया होगा दोस्तों। इस पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। यदि C रेखा AB के मध्य बिंदु का नियामक है, जैसे ही मध्य बिंदु होगा तो ये 100% m1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। और इस कंडीशन में मध्य बिंदु के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 या y के लिए y1 प्लस y2 बटा 2 हम रखेंगे। ओके दोस्तों, आगे है, आगे आपका क्या है कि दो बिंदु x1 x2 और x1 ये y1 और x2 बाई 2 के मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ पे एक त्रिभुज आपको दिया गया है इस त्रिभुज के लिए कि त्रिभुज का तीनों कोऑर्डिनेट किस टाइप से आपका दिया रहेगा। चलिए हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो इस चैप्टर से आते हैं, पूछे जाते हैं। यदि P बिंदु का दूरी निकालना है Q से, कितना दिया हुआ है, 10 इकाई दिया हुआ है, तो बाई का मान निकालें। आपको बस अपने नियमानुसार चलना है। दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों, दूरी सूत्र होता है √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आप जरा सोचिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, सबका मान रख दीजिए। x1 का मान हो गया कितना 2, y1 का x2 का मान कितना हो गया 10, तो 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर। उसके बाद y1 का मान हो गया -3 और इसका मान हो गया माइनस y मतलब y2 का, तो ये हो गया -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट जाएगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया 8 का स्क्वायर। ये हो गया कितना, अब माइनस को, ठीक है, स्क्वायर किए हैं ना, तो माइनस कॉमा लेके स्क्वायर कर दिए माइनस का, तो क्या हो जाएगा वो प्लस में बदल जाएगा, तो इसलिए उसको प्लस कर दिए, ठीक है दोस्तों। अब हो गया 3 प्लस y का होल स्क्वायर। इसको टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो पी क्यू का मान हम कितना डालेंगे, 10 डालेंगे। जैसे ही 10 डाले तो हमारा ऐसा निकल गया, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दिया और सबको एक साइड कर दिए। ये करते गए तो हमें जो गुणनखंड होके मिला बाई का मान, एक मिला 3, एक मिला -9, तो बाई का मान दोनों पॉसिबल है। चलिए आगे है दोस्तों कि मूल बिंदु से इसका दूरी, मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, √x² प्लस y²। x का मान -3 तो -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो क्या हो गया -3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 16 9 25, इसका 5 हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला क्या है, k के किस मान के लिए बिंदु 81 k -4 2 -5 संरेख है। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, तीनों बिंदु को शीर्ष मानकर त्रिभुज की परिकल्पना करते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। क्या होंगे, संरेख होंगे। तो k का मान चूंकि संरेख होता है ना, तो हम त्रिभुज का सूत्र पहले लिख दिए हैं दोस्तों, ये अभी आपको याद करवाया गया है, और सबका मान रख दिए, x1 x2 y1 y2 x3 या y3, सबका मान रखने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो इधर क्षेत्रफल कितना रखना है, हमें 0 रखना है ना। तो जो आया उसको 0 के बराबर करके और k का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। आगे है आपका अगला पार्ट है त्रिकोणमिति से। तो